Okay, in this question, question number 1, इसमें देखो, in an experiment, a sample of pure gas was put in a gas syringe, temperature 300 kelvins, pressure 16 kilopascal. The gas is compressed until the volume is half. After compression, the temperature is 375, pressure is 40 kilopascals. Which statement is correct? अच्छा देखिए, मैंने इसको क्या किया सॉल्व करने के लिए, मैंने P1 V1 अपॉन N, अच्छा मैंने N1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि N नंबर ऑफ मोल्स से चेंज नहीं हो रहे ना। नंबर ऑफ मोल्स क्यों नहीं चेंज हो रहे, क्योंकि क्लोज सिरिंज है, सिरिंज बंद है। N इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन N T2, ठीक है। सब प्रेशर मेरे पास है पहले 16, अच्छा किलो पास्कल को मैंने किलो पास्कल ही रहने दिया 16। वॉल्यूम को मैंने लिख दिया है V, मुझे क्योंकि सिरिंज का वॉल्यूम V है, ठीक है। मोल्स मैंने N ही रहने दिया, टेम्परेचर को मैंने पुट कर दिया 300 केल्विन इज इक्वल टू, इधर आपके पास आ गया प्रेशर चेंज होके 40, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है कि वॉल्यूम इज हाफ, तो मैंने यहाँ 0.5 V कर दिया, इज हाफ लिखा हुआ है, सिरिंज का वॉल्यूम आधा हो गया है, ठीक है। अपॉन N, नंबर ऑफ मोल तो चेंज नहीं हुआ, उसको N ही रहने दिया, टेम्परेचर 375 हो गया। इसको मैंने सॉल्व करके देखा कि मेरे दोनों तरफ का आंसर सेम आ रहा है, सो इधर भी 0.05 आया, इधर भी सॉल्व होके 0.05 आया। सर ये आइडियल गैस इक्वेशन है ना, याद है मैंने आपसे कहा था ये जो है ये आइडियल गैस के लिए अप्लाई होती है। सो अगर ये बराबर आ गया, इसका मतलब ये है कि ये आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। यानी जो रेशो इनका पहले है वही रेशो इनका बाद में है। मैंने आपसे कहा था वो गैस आइडियल होती है विच विल ओबे ऑल गैस लॉस, ठीक है। सो इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, द गैस इज बिहेविंग आइडियली। अगर ये आंसर इक्वल नहीं आता देन आई वुड हैव थॉट के क्या आंसर होगा जी। इसका आंसर क्या है? I don't think so. The pressure used are too high. चेक करें। ये कैसे हो सकता है, किसी में C दिया हुआ है, किसी में D दिया हुआ है। गलत आंसर देख लिया मेरे बच्चे तुमने। अच्छा जी, सर आप लेकिन शर्त यह है कि टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट। क्या इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है? आधा लॉ अप्लाई करोगे तो यही होगा ना सर। बॉयल्स लॉ कहता है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम इफ टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। टेम्परेचर तो बदल रहा है, इसीलिए तो कंबाइंड इक्वेशन यूज की है, ठीक है। चलो एक लॉ तुम उसी वक्त लगा सकते हो जब दो चीजें बदल रही हो और तीसरी चीज ना बदल, इसमें तीन चीजें बदल रही हैं, ठीक है। चले आगे बढ़े। इसका क्वेश्चन नंबर 25 तक और किसी को कोई मसला नहीं है? 26 से लेकर 30, 28 क्यों नहीं है मेरे पास? ये रहा सर, ये तो वैसे ही तो सवाल है जैसे मैंने क्लास में कराया था, बस इसमें वही एक 28। देखो क्वेश्चन नंबर 28। नाउ मेरे पास ये 12 है, आपके पास ये 28 होगा, यही है ना? अच्छा देखो सर MnN इसके अंदर है, उसमें लिखा हुआ है M contains helium at 20, pressure at this, N has been evacuated। evacuated का मतलब है उस पे फिलहाल कोई गैस नहीं है, तो प्रेशर 0 है ना, evacuated है। N has 3 times the volume of M, तो अगर इसका वॉल्यूम M है तो उसका 3M होगा, ठीक है। In an experiment the valve is opened and the temperature of the whole of apparatus is raised। सर इसमें टेम्परेचर ही बदल रहा है, आप लोग प्लीज इस बात को देखें, जो हमने क्लास में क्वेश्चन किया था उसमें मैंने लिखा था टेम्परेचर इज कांस्टेंट, बट इसके अंदर टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, ठीक है। सो अब इसके लिए व्हाट इज अ फाइनल प्रेशर इन द सिस्टम? फाइनल प्रेशर देखो कैसे निकलेगा। पहले P1 इज कितना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अच्छा ये बात ध्यान में रखें कि ये वाला जो आपके पास है ये इवैक्यूएटेड है। इवैक्यूएटेड का मतलब है कि इसका प्रेशर 0 है, तो सिर्फ जो प्रेशर होगा वो उसके अंदर होगा ना, इसका प्रेशर है। और गैस सारी की सारी किसके अंदर है? सारी की सारी जो गैस है वो M के अंदर है ना, क्योंकि दूसरा तो खाली है, उसमें तो गैस है ही नहीं। सो जो पहले प्रेशर है वो लिखा हुआ है क्वेश्चन में 1 × 10⁵, उस वक्त उसका वॉल्यूम क्या है? खाली M, क्योंकि गैस है ही M के अंदर, M मैंने वॉल्यूम की जगह M लिख दिया। अच्छा नंबर ऑफ मोल्स मैंने N ले लिए, नंबर ऑफ मोल्स तो नहीं बदलेंगे ना, नंबर ऑफ मोल्स तो इस टैप को खोलने से, वॉल्व खोलने से पहले और वॉल्व खोलने के बाद नंबर ऑफ मोल थोड़ी बदलेंगे,
नंबर ऑफ मोल्स तो उसी कंटेनर के अंदर जितने हैं उतने ही रहेंगे, तो बाहर से गैस थोड़ी आ रही है ना, बाहर जा रही है, तो नंबर ऑफ मोल्स को मैंने ले लिया n। और टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर इसको मैंने केल्विन्स के अंदर कन्वर्ट कर लिया, 20 डिग्री सेल्सियस है ना, शुरू में क्या था 20, तो प्लस 273 कर लिया, ठीक है, इज इक्वल टू, अब इधर आइए सर नया प्रेशर क्या होगा, मुझे क्वेश्चन में कहा हुआ है निकालने के लिए, लेकिन जब आपने वॉल्व ओपन कर दिया तो नया वॉल्यूम कितना होगा 4m, क्योंकि m इसका है और 3m उसका है, तो अब ये गैस पूरे कंटेनर में फैल जाएगी ना, सो टोटल वॉल्यूम कितना होगा 4m, तो यहाँ मैंने 4m ले लिया, ठीक है, ये अक्सर लोग गलती कर देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स वही है, टेम्परेचर जो है अब चेंज हो गया 100 हो गया है, तो मैंने 100 प्लस n और n कैंसिल हो गया, इसको सॉल्व करके आप आंसर निकालेंगे, तो सॉल्व करके आंसर आ जाएगा ए। अंडरस्टूड, ठीक है, सॉल्व करके इसका आंसर आ जाएगा ए। चलें आगे चलें जी, ये था क्वेश्चन नंबर 28, तो टिल 30 एनी मोर क्वेश्चंस नहीं है? 26 सर 26 यार, इतने ऐसे सवाल किए हैं यार, खुदा का खौफ करो यार, वही पीवी 26 का आंसर वही है यार, एम की जगह वो पुट करोगे, प्रेशर पुट करोगे, टेम्परेचर पुट करोगे, हमें निकालना है क्या, व्हाट इज द प्रेशर इन द वेसल, सी, आई डोंट नो, अभी निकाल लेते हैं, सी है ना सर, आप इसको पीवीजी यार, ये तो अभी इतने सवाल किए हैं ऐसे यार, एम अपॉन एम आर आर टी, प्रेशर निकालना है, प्रेशर निकालना है ना, वॉल्यूम कितना है 7 इंटू 10 पावर -3, मास कितना है 0.96 डिवाइडेड बाय कौन सी गैस है ये, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है 32 होता है, ऑक्सीजन इज 16, 32 16 है ना एक का, 32 इंटू 8.31 इंटू टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर कितना है 30 प्लस 273, सॉल्व कर लो यार, यहां से क्या आ रहा है आंसर, सी आएगा। अच्छा ये जो तुम्हारा आंसर आएगा ना, ये पास्कल में आएगा, फिर तुम्हें इसको किलो पास्कल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ गया, सो ये 10.8, ये आपके पास आ रहा होगा, ये 800 आ रहा होगा ना पास्कल, ठीक है, इसको डिवाइड बाय 1000 करोगे तो ये किलो पास्कल में आ जाएगा, किलो पास्कल, ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 तक हो गया, 31 से लेके 35 तक, 31 से लेके 35 में आप कह रही हैं, 32 में मसला है आपको, 32 आपके पास कौन, मेरे पास देखें इसमें कौन सा क्वेश्चन है 32, इस पेज पे नहीं है, ये है ऊपर वाला है 32, सर इसके अंदर भी देखिए, ये इतना आसान सवाल था, लोग इसके अंदर बहुत कंफ्यूज रहते हैं, इसमें लिखा हुआ है अप्रोक्सीमेट परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑन 4 डिफरेंट प्लैनेट्स इज गिवन इन द टेबल, द डेंसिटी ऑफ द गैस मे बी डिफाइंड एज mass of 1 dm cube of gas measured at STP standard temperature pressure, ठीक है, which mixture of gas has the greatest density, तो कुछ भी नहीं करना आपने, आपने क्या करना है, आप लोगों ने उसको देखो, हाइड्रोजन का एमआर क्या होता है 2, हीलियम का एआर होता है 4, ठीक है, सो उसने कहा भाई डेंसिटी ऑफ अ गैस में बी डिफाइंड एज द मास ऑफ 1 dm क्यूब मेजर्ड एट STP, सो 1 dm क्यूब का जो मास है ना, मैंने क्या सिंपली क्या किया है, उसका एआर जो होता है, वो किसी भी चीज का जो गैस का जो एआर है, वो उसका मतलब होता है 1 मोल का मास है ना, सो मैंने क्या किया, उसके एआर या एमआर डिपेंडिंग ऑन कि वो मॉलिक्यूलर है या एटॉमिक है, तो उसके अंदर एमआर है इसका 2, उसको मैंने इसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दिया, और उसका एमआर है, हीलियम का एआर है 4, ठीक है, उसको मैंने उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दिया, जाहिर है यार परसेंटेज से मल्टीप्लाई करने का मतलब मैं एवरेज मास निकाल रहा हूँ ना उसका, जिसका एवरेज मास सबसे बड़ा आएगा उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, और जिसका एवरेज मास सबसे कम आएगा उसकी डेंसिटी, तो मैंने सारे इसी तरह चेक कर लिए, मैं अब टाइम बचाने के लिए मैंने आपको डायरेक्ट आंसर निकाल के दिखा दिया, आप घर पे जाके बी और सी चेक कर लीजिएगा, तो एक आंसर आता 2.20,
इसी तरह हम लोग बी का निकाल लेना, सी का निकाल लेना, डी का निकाल लेना। डी का सबसे बड़ा आंसर आ रहा है 2.6। हर एक को, हर परसेंटेज को उसके AR या MR से मल्टीप्लाई कर। ठीक है, ये इसका MR है हाइड्रोजन का, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये MR है हाइड्रोजन का, ऑफ हाइड्रोजन। ये AR है ऑफ हीलियम। ठीक है, तो आप लोगों को इस तरह से करना है। चलें क्वेश्चन नंबर 35 तक और कोई सवाल? 35 तक और कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, 36 से लेकर 40, 36 से लेकर 40, सर अभी कह रहा हूँ 36 से 40 नहीं है। 41 से 45, 41 मेरे पास। आप सवाल रीड करें, क्या है? 1.15 से शुरू हो रहा है। अच्छा, अगर नहीं है तो चले मैं भी करा देता हूँ। तो किसी से भी है 1.15 ये वाला नहीं? आमतौर पे होता ही है मेरे पास सवाल होगा, कोई ना कोई तुम्हारे जैसा कोई पूछता ही है हर साल। चले मैं अभी करा देता हूँ। आई थिंक मेरे पास यहाँ पे नहीं हुआ, इतना प्रॉब्लम अभी कर लेते हैं। अच्छा चले, क्वेश्चन नंबर 41। यहाँ से निकाल लेते हैं जी 41। ये अच्छा, इसमें वो भी आ गया तुम्हारे पास सर, मोल भी। सर ये तो मैंने मोल में भी कराया था आपको सवाल। सर ये मोल्स का पहला सवाल यही था, भूल गए आप लोग? अच्छी, मुझे देख के याद आ गया सर। इसमें परसेंटेज कैलकुलेट कराई थी मैंने आप लोगों को। मोल्स के अंदर भी पहला सवाल देखो अपनी बुक, तुम्हारी इसी बुक में मोल भी होगा ना। मोल्स के अंदर पहला सवाल देखो, पहला होगा, दूसरा होगा, मोल्स के अंदर भी है। डन विद मोल्स, मोल्स के साथ किया हुआ है, मुझे याद है। परसेंटेज निकलवाई थी मैंने आप लोगों को। हुआ भाई? कौन सा पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर बताओ? पेज नंबर 9 सवाल नंबर 1 देखें। पेज नंबर 9 सवाल नंबर 1। तो मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं हर साल मोल्स का पहला क्वेश्चन ये सॉल्व कराता हूँ। ये वाला याद है? ये आ जाएगा सर। आप ऐसे देख रहे हो जिसका हम लोगों को सुना पड़ा, कभी देखा ही नहीं है सवाल। सर मोल्स का पहला आपके पास सॉल्व हुआ है, अपने बुक्स के अंदर देखें। पेज नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 1 देखें। इसके अंदर मैंने आपको बताया था, पहले आप मोल ऑफ ऑक्सीजन निकाल लें, उसके बाद मास ऑफ ऑक्सीजन निकाल लें, उसके दोनों को ऐड कर लें, टोटल मास निकाल लें। याद है? निकला हुआ है ना? उसके बाद फिर मैंने कहा था परसेंटेज कैलकुलेट कर लो कि परसेंटेज हर एक के अंदर कितनी कितनी है। तो ये मैंने आपको कहा था परसेंटेज ऑफ मेटल, रिमेंबर? परसेंटेज ऑफ मेटल आती है 74.2। ये क्योंकि ऊपर आपको मेटल का मास दिया हुआ है ना, मेटालिक एलिमेंट 1. सो पहले तुम ऑक्सीजन के वॉल्यूम से ऑक्सीजन का मोल निकाल लो, उससे तुम मास निकाल लो ऑक्सीजन का, और मास निकाल के टोटल मास निकाल लो। 1.15 में से ऑक्सीजन का मास ऐड कर दो, और परसेंटेज निकाल लो एलिमेंट की कि क्या परसेंटेज है एलिमेंट की। फिर चारों ऑप्शन में चेक करो कि किसके अंदर सेम परसेंटेज आ रही है। ठीक है, तो सोडियम की परसेंटेज सेम आ रही है। यार बड़ा तुम्हारे अंदर अमेजिंग फिनोमेना है डिलीट करने का मेमोरी को। अभी यानी कोई किसी को याद ही नहीं है कि सवाल हमने मोल में भी सॉल्व किया हुआ है। माशाल्लाह, टेस्ट भी दे चुके हो? नहीं, टेस्ट नहीं दिया ना तुम लोगों ने मोल्स का, तो टेस्ट रखना पड़ेगा उसका, तभी तुम लोग जाके तुम लोगों को चीजें आएंगी। टेस्ट जब तक ना रखो ना, तब तक तुम लोग पढ़ते ही नहीं हो घर जाके। ठीक है सर, याद आ गया ये क्वेश्चन? चलिए मुबारक हो आप लोगों को। ये एक्चुअली होता है, मोल्स का क्वेश्चन है, इन्होंने इसमें डाल दिया। ये कहीं कहीं मैंने देखा है इस बुक के अंदर ये मसला है, वो कभी गलत सवाल आके इधर उधर डाल देता है। चलो भाई आगे बढ़ो। तो ये कौन सा सवाल था? सवाल नंबर 41। 45 तक और कोई मसला किसी को? 45 नहीं है मतलब? अच्छा चेक कर लेते हैं। 45 में क्या मसला है इसमें? ऑस्मोटिक प्रेशर सिंबल है इसमें।
Dilute solution varies with the concentration in many ways. Can be used in which n is the number of moles contained, b the number of moles of solvent. नहीं छोड़ दें 45 भी छोड़ दें इसमें, तो आप लोगों ने अभी ऑप्टिकल आइसोमर स्ट्रक्चरल आइसोमर सब भी पढ़ेंगे नहीं ना, लीव इट, अभी आप नहीं कर सकते, छोड़ दें. 46 आफ्टर ऑर्गेनिक, विल डू आफ्टर ऑर्गेनिक, नॉट नाउ. अच्छा जी, 45 नॉट 46, 46 से 50, 47 कह रही हैं आप बेटे. 47 बहुत आसान है, बताओ इस लड़की को 47 का आंसर. हाँ वजह भी बताओ ना बेटा. आइडियल गैस क्या होती है, जो हमने क्या कहा था, रेल गैसेस आइडियल बिहेवियर के करीब कब जाती हैं, एट. तो देखें इसमें लोएस्ट प्रेशर और हाईएस्ट टेम्परेचर, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर की कौन सी कंडीशन है. कंपैरेटिवली देखें ना बेटे, कंपैरेटिवली देखें ना. बताओ भाई, इसको लड़की को समझाओ आंसर. अंडर विच सेट ऑफ कंडीशन वो मोस्ट लाइकली, उसने कहा हुआ आइडियलिटी के. आप 46 पूछ रही है ना बेटा, आप 46 पूछ रही हैं, 47 पूछ रही हैं आप. 47 भी वही है ना. आपके पास कौन सी कंडीशन के अंदर प्रेशर जो है वो लो है और टेम्परेचर हाई है. ये तुम्हें लगता कैसे. अच्छा चलो, सो इसका बाकी लोगों को भी समझ में आ गया इसका आंसर, नहीं आया सर. इसके अंदर हमने कहा था कि हाई जो टेम्परेचर है वो हाई होना चाहिए, प्रेशर को लो होना चाहिए फॉर गैस टू बी क्लोजर टू आइडियलिटी. क्या आंसर होना चाहिए इसके अंदर, प्रेशर लो टेम्परेचर हाई, प्रेशर लो टेम्परेचर हाई. आगे बढ़े. उसके बाद 50 तक और कोई क्वेश्चन नहीं है. 51 से 55, 51 51 छोड़ दें, इस टॉपिक का बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन है. अच्छा बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, चले मैं अभी आपको 1 मिनट में करा भी देता हूँ गैसेस के लिए भी. अपने जरा एक नोट्स निकाले, मैं 1 मिनट के लिए. वैसे तो हम ये कराते हैं इसमें एनर्जेटिक, इसमें रिएक्शन किनेटिक्स में, बट मैं आपको बता देता हूँ. निकालें जरा अपने नोट्स निकालें. देखो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन में ना एक छोटी सी बात है, बस उसको मैं बता दूं तुम लोगों को. अच्छा देखो, टेम्परेचर का गैस की एनर्जी पे क्या इफेक्ट होता है, ये बेसिकली हम लोग रिएक्शंस के साथ पढ़ते हैं, बट सिंस I've asked this question तो एटलीस्ट आई वुड एक्सपेक्ट यू गाइस टू नो इट. देखो इसमें क्या होता है कि अच्छा देखें, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ये कहता है आपसे कि अगर कोई गैस पार्टिकल्स है ना लो टेम्परेचर पे, और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. देखें इसको हम कहते हैं बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन. बोल्ट्जमैन एक साइंटिस्ट था, इसने गैसेस के बारे में और रिएक्टेंट्स के बारे में एक बात बताई थी. इसने कहा था कि अगर तुम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को वाई एक्सिस पे स्केच करो, पार्टिकल्स ठीक है, और उनकी एनर्जी को स्केच करो तुम लोग एक्स एक्सिस पे, तो लोअर टेम्परेचर पे ना ये ऐसा होता है कि मोस्ट पार्टिकल्स हैव एनर्जी लोअर और कुछ पार्टिकल्स की एनर्जी ज्यादा होती है. ठीक है, तो उसने कहा था उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज होती है ना, कुछ की एनर्जी बहुत कम होती है
कुछ की दरमियानी होती है, कुछ की ज्यादा होती है। अच्छा, ही सेड जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे ना, ये कर्व फ्लैटर होता जाएगा और राइट शिफ्ट होता जाएगा लाइक दिस। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा ना, ये कर्व आप देखें फ्लैटर होता जाएगा और राइट शिफ्ट होता जाएगा यूं करके। ठीक है, एक सेकेंड। अच्छा, एरिया अंडर द ग्राफ दोनों का बराबर होगा, याद रहे। ये लोअर टेम्परेचर पे, लोअर टेम्परेचर पे, और ये हायर टेम्परेचर पे। अब हाउ डू यू डिफाइन दिस? देखो, हायर टेम्परेचर पे क्या है, हायर टेम्परेचर पे ये कर्व फ्लैटर होता जाता है और राइट शिफ्ट होता जाता है। अच्छा, एरिया अंडर बोथ द ग्राफ्स आर इक्वल, एरिया अंडर बोथ द ग्राफ्स आर इक्वल। तो एरिया ऐसा होता है, इनका एरिया चेंज नहीं होता। हाँ, वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं ना, टोटल एनर्जी। सो नंबर ऑफ पार्टिकल, एरिया अंडर द ग्राफ। देखो, इसके अंदर दो बातें होती हैं। एट हायर टेम्परेचर, 2 पॉइंट्स लिखवा दूं। एट हायर टेम्परेचर कर्व इज फ्लैटर, एंड एट हायर टेम्परेचर एंड राइट शिफ्ट, राइट स्क्यूड कहलाता है टेम्परेचर, कर्व शिफ्ट्स टू राइट, क्योंकि अभी समझाता हूं। राइट, ठीक है, बट एरिया अंडर बोथ कर्व्स आर इक्वल, एरिया अंडर बोथ कर्व्स आर इक्वल। सर, ये इसलिए होता है, आप वैसे ग्राफ में देखें ना सर, इसका मतलब था मोर पार्टिकल्स हैव हाई एनर्जी। पहले ज्यादातर पार्टिकल्स की एनर्जी जो है ना वो कम थी, ज्यादातर पार्टिकल की एनर्जी कम थी। ठीक है, अब क्या हुआ है कि जो कम एनर्जी वाले पार्टिकल्स है ना, ये शिफ्ट होके कहां चले गए हैं, हाई एनर्जी पे। सो कर्व के राइट शिफ्ट होने का मतलब क्या होता है? राइट शिफ्टिंग मींस मोर पार्टिकल्स हैव हायर एनर्जी। पहले ज्यादातर पार्टिकल्स की एनर्जी जो थी वो क्या थी, कम। अब ज्यादातर पार्टिकल्स की एनर्जी जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा। मोर पार्टिकल्स हैव हाई एनर्जी। ठीक है, बिकॉज रीजन क्या है, मोर पार्टिकल्स हैव हाई एनर्जी, मोर पार्टिकल्स हैव हाई एनर्जी। समझ गए? मोर पार्टिकल्स हैव हाई, बस ये होती है बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। यानी बोल्ट्जमैन ने कहा था कि तुम जैसे जैसे तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ता जाता है ना, ये कर्व फ्लैटर होता जाता है, राइट शिफ्ट हो जाता है, फ्लैटर होता जाता है, राइट शिफ्ट होता जाता है। ठीक है, बस एरिया अंडर द ग्राफ हमेशा बराबर रहता है। ओके, एरिया अंडर द ग्राफ चेंज नहीं होता। अच्छा, हम इसको ज्यादा डिटेल में जाके पढ़ेंगे जब मैं आपको रिएक्शंस पढ़ाऊंगा। अभी इसकी इससे ज्यादा डिटेल हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, सो अननेसेसरी डिटेल में मत पढ़ना, बस इतना सा काम है। ठीक है, सो चले अब आइए इस ग्राफ पे वापस। अब तुम लोग मुझे बताओ, इसमें से करेक्ट, इस क्वेश्चन पर आओ, क्वेश्चन नंबर 51 पे, इसमें से करेक्ट कौन सा ग्राफ है? अच्छा देखो, तुम ये 0 से शुरू होता है, ये जो है ना वो, ओके लेट्स सी। अच्छा, ये हमेशा 0 से शुरू होता है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। मैं बताता हूँ ये 0 से शुरू होना जरूरी क्यों है। एक सेकंड पहले ये हो गया, ये पहले आपको बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गई, सबको क्लियर हो गई? अच्छा चले, अब इसका जो आंसर हम कर रहे थे, पास पेपर का सवाल जो था, क्वेश्चन नंबर 51, अच्छा गाइस, योर आंसर ए नहीं हो सकता, क्योंकि ए में देखो प्रोपोर्शन ऑफ मॉलिक्यूल, जीरो एनर्जी किसी पार्टिकल की नहीं होती। ठीक है, जीरो एनर्जी वाला पार्टिकल नहीं होता, नो पार्टिकल है जीरो एनर्जी। सो ये नहीं हो सकता, सारे पार्टिकल की कुछ ना कुछ तो एनर्जी होगी, जीरो एनर्जी हो ही नहीं सकती पार्टिकल्स की। ठीक है, सो यहाँ पर अगर आप आ जाए, हाँ यानी यूं कह लो कि कोई भी ऐसा मॉलिक्यूलर एनर्जी जीरो का मतलब है, अगर इधर देखो ओरिजिन का मतलब है जीरो पार्टिकल जीरो एनर्जी, ये ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब पार्टिकल है लेकिन एनर्जी जीरो है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो ए इसलिए गलत है,
क्योंकि वो 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा। अब बी और सी और डी में से बताओ। अच्छा, T1 जो है वो लोअर है और T2 हायर है, ठीक है। सो मैंने अभी तुम्हें कहा ये फ्लैटर होगा और राइट शिफ्टेड होगा। कौन सा करेक्ट दिखा रहा है? बी। बी के अंदर आप देखें T2 पे थोड़ा सा फ्लैटर है और राइट शिफ्टेड है, ठीक है। इसके अंदर तो ये ऊपर चला गया ना, ये तो गलत है, ठीक है। इसके अंदर भी आप ये तो उल्टा T2 जो है ना वो इधर आ गया, लेफ्ट शिफ्ट हो गया, ठीक है। लेफ्ट शिफ्ट नहीं होता, राइट शिफ्ट होता है, ठीक है। थोड़ा फ्लैट हो जाता है और राइट शिफ्ट होता है, तो इसको कहते हैं राइट स्क्यूड। जितना हायर टेम्परेचर होगा ये राइट स्क्यू होता जाएगा। ओके, देखो टेम्परेचर जब बढ़ता है ना, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ये कहती है द हायर द टेम्परेचर, जितना हायर टेम्परेचर होगा ना ये कर्व। अच्छा देखो, किसी भी गैस के पार्टिकल्स का जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना वो रैंडम होती है, यानी कुछ की कम होती है, कुछ की दरमियानी एनर्जी होती है, कुछ की बहुत ज्यादा होती है। तो किसी भी गैस पार्टिकल्स का जब तुम कर्व बनाओगे ना, नंबर ऑफ पार्टिकल, तो वो यूं करके बनता है, टेम्परेचर अगेंस्ट एनर्जी का कर्व। जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे ना उतना ये कर्व राइट शिफ्ट होता जाएगा, यूं करके राइट शिफ्ट होता जाएगा और फ्लैटर होता जाएगा। एरिया अंडर द ग्राफ बराबर रहेगा, थोड़ा राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट होने का मतलब क्या है? मोर पार्टिकल्स हैव हायर एनर्जी, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है ना तो एनर्जी बढ़ती है। तो राइट शिफ्ट होने का मतलब होता है कि पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ती जा रही है। एक्स एक्सिस एनर्जी है ना, तो जितना हायर टेम्परेचर होगा ना तो वो राइट शिफ्ट, थोड़ा फ्लैट होता है और राइट शिफ्ट होता है, ठीक है। एरिया सेम है, वो एरिया प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करता है ना। सो एरिया, पार्टिकल नहीं बदल रहे हैं, उनकी एनर्जी बढ़ती जा रही है, एवरेज एनर्जी उनकी शिफ्ट होती जा रही है। समझ आगे बात? ठीक है, चलो दिस इज क्वेश्चन नंबर 51। आगे बढ़े 55 तक। और कोई मसला? टिल क्वेश्चन नंबर 55। ओ 54 जी, किसी ने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 54? किससे हुआ क्वेश्चन नंबर 54 आप में से? ये किया ही नहीं आप लोगों ने? बहुत अच्छे, शाबाश बेटे। अभी तुम लोगों को होमवर्क के साथ साथ सजा भी देना शुरू करता हूँ, फिर तुम लोग सुधरोगे। करें अभी? किससे हुआ है बताइए इनको, कैसे किया आपने? अच्छा देखें, सबसे पहले उसने कहा है गैस इज कंप्रेस्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो प्रेशर बढ़ा है ना, हमने क्या कहा था कि लो प्रेशर पे इट्स क्लोजर टू आइडियलिटी, हाई प्रेशर पे इट गोज अवे फ्रॉम आइडियलिटी। सर आपने प्रेशर ठीक ठाक बढ़ाया है ना, 3 गुना बढ़ा दिया ऑलमोस्ट, ठीक है। तो 3 भी नहीं, कितना, 6 टाइम, 4 टाइम्स। सर बहुत प्रेशर बढ़ा दिया आपने। इतना प्रेशर बढ़ाने पे वो वैसे ही आइडियल बिहेवियर के दूर चला जाता है। सो आप एक्सपेक्ट करें द गैस बिहेव्स नॉन आइडियली, यस, बिकॉज द प्रेशर इज टू हाई। जितना लो प्रेशर होता है वो आइडियल के करीब हो गया, जितना हाई प्रेशर होता है वो आइडियलिटी से दूर हो जाती है, ठीक है। इट्स वॉल्यूम चेंजेस। सर वॉल्यूम के अंदर भी ड्रास्टिक चेंज आया है ना। इतना बड़ा चेंज आने का एक ही मतलब है, क्या हुआ है? ये कंप्रेस होके वो क्या हो गई है? कैसे अंदाजा हुआ आपको कि लिक्विफाई हुई है कि नहीं हुई? लिक्विड बन गई? नहीं नहीं, आइडियल तो लिक्विफाई होती ही नहीं है। आइडियल इसलिए लिक्विफाई नहीं होती क्योंकि आइडियल गैस के अंदर तो देयर आर नो फोर्सेस। तो अगर आप उनको करीब कंप्रेस करके लाएंगे तो लिक्विड थोड़ी बनेगी। लिक्विड होने का मतलब ही यही है कि देयर वर फोर्सेस। अच्छा बेटा, आपको कैसे पता कि लिक्विफाई हुई है या नहीं हुई? हाउ हाउ आर यू श्योर कि लिक्विफाई हुई है और वॉल्यूम कम नहीं हुआ है इसका? वॉल्यूम में प्रेशर और वॉल्यूम का टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, तो प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने चाहिए ना। प्रेशर कितने टाइम्स चेंज हुआ है? 3 टाइम्स हुआ है, 4 टाइम्स हुआ है। तो वॉल्यूम को 4 गुना क्या हो जाना चाहिए था सर? अगर प्रेशर इनवर्सली है ना, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट में लिखा हुआ है, सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर प्रेशर इंक्रीज हुआ है 4 टाइम्स तो वॉल्यूम को 4 टाइम डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है। इफ यानी अगर आइडियल होती तो, इफ गैस इज आइडियल तो प्रेशर, अगर प्रेशर इंक्रीजेस
by 4 times, ठीक है, वॉल्यूम शुड डिक्रीज by 4 times. चलो गाइस, अब देखो हो रहा है 4 टाइम डिक्रीज। तो आप अगर कितना टाइम डिक्रीज हो रहा है वो करके देख लो ना, डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है 3.707, ठीक है। सो डिक्रीज इज मोर देन 4 टाइम्स। सर इसका एक ही मतलब है, अगर वो 4 गुना से ज्यादा डिक्रीज हो गई है, ठीक है, सो इट मीन्स इट लिक्विफाइज। ठीक है, गैस इज एड्सॉर्ब्ड बाय द वेसल वॉल्स। एड्सॉर्ब का मतलब पता है तुम्हें? किसी को पता है एड्सॉर्ब का मतलब? एड्सॉर्ब्ड का मतलब होता है, एब्सॉर्ब लिखा है, एब्सॉर्ब लिखा है, एडी लिखा है ना, एडी। एड्सॉर्ब का मतलब होता है बाइंडिंग टू द सरफेस। जब कोई चीज सरफेस पे जुड़ जाती है ना, तो उसको कहते हैं एड्सॉर्प्शन। एक होती है एब्सॉर्ब, तो आपने सुना ही है बचपन से। एब्सॉर्ब का मतलब होता है मटेरियल के अंदर चले जाना, ठीक है। एड्सॉर्ब मींस बाइंडिंग, जिनको नहीं पता वो लिख लो, एड्सॉर्ब मींस बाइंडेड टू द सरफेस। एड्सॉर्ब, ठीक है, मींस बाइंडेड टू द सरफेस। जी सर, इसके बारे में कैसे पता चलेगा? गैस इज एड्सॉर्ब्ड onto the vessel walls. आप कह रही हैं ये करेक्ट है, क्यों? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर, जी जी, कोहेसिव फोर्सेस। एक्चुअली कोहेसिव नहीं, एडहेसिव फोर्सेस। कोहेसिव फोर्सेस जो होती है ना पार्टिकल के बीच में होती हैं, एडहेसिव फोर्सेस जो होती हैं विद द वॉल ऑफ द कंटेनर होती हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो पूछ रहे हैं ना, मैं आपको इसका भी बता दूं कोहेसिव एडहेसिव क्या होती हैं। कुछ लिक्विड्स या कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके अंदर कोहेजन होती है। कोहेजन का मतलब होता है उनके पार्टिकल में बहुत ज्यादा फोर्सेस होती हैं, उसको कहते हैं कोहेजन। मैं आपको एग्जांपल, मरकरी, कभी कभी मरकरी के साथ आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया है, खेला वेला है मरकरी के साथ? आप देखिए मरकरी के 2 ड्रॉप्स है ना, आप उनको करीब लेकर आए, क्या होता है? एकदम जुड़ के एक हो जाते हैं। 2 मरकरी के ड्रॉप्स लें, करीब लेकर आए, जुड़ के एकदम एक हो जाते हैं, एक एक। और दूसरा एक्सपेरिमेंट, मरकरी को आप कभी किसी कंटेनर में डालें ना, उसके बाद बीकर है फॉर एग्जांपल, आप उसको पोर कर दें, उल्टा कर दें, सारी मरकरी बाहर आ जाएगी, कुछ भी बीकर की दीवारों के साथ कुछ भी नहीं लगा रहेगा, ठीक है। तो हम कहते हैं मरकरी इज वेरी कोहेसिव बट लेस एडहेसिव। एडहेसिव का मतलब है कंटेनर से नहीं चिपकती, ठीक है, आपस में उसके फोर्सेस जो है ना बहुत स्ट्रांग होती हैं। एंड वाइस वर्सा, कुछ लिक्विड्स होते हैं एडहेसिव। पानी के साथ ये एक्सपेरिमेंट करो, पानी का ग्लास भरो, उसके बाद उसको उल्टा करो, कुछ ना कुछ पानी लगा रह जाता है ग्लास के साथ, ये होती है एडहेशन, ठीक है। एडहेसिव, ये सरफेस को एडहर कर जाते हैं। दिस इज व्हाट डू यू मीन बाय एड्सॉर्प्शन, एडहर टू द सरफेस ऑफ द लिक्विड। सो सर इसके बारे में कैसा पता चलेगा गैस इज एड्सॉर्ब? सर गैस एब्जॉर्ब नहीं होती ना, गैस एब्जॉर्ब अगर, यानी बेसिकली गैस एब्जॉर्ब का मतलब है आप ये कह रहे हैं वो फोर्सेस, उसकी फोर्सेस जो हैं उसके साथ हैं, ठीक है। हाँ, लिक्विड अगर होता, ठीक है, या होता। अच्छा, अब दूसरी एक और बात ये है कि अगर हम ये कहते हैं गैस इज एब्जॉर्ब, अगर वो एब्जॉर्ब हो जाएगी तो फिर वो कोई आसान लफ्जों में यार, क्वेश्चन के अंदर कोई ऐसा एविडेंस ही नहीं है ना कि हम ये कह सकें कि यार ये बिहेवियर, या ये तो समझ में आ रहा है कि यार क्यों नॉन आइडियली बिहेव करी है, क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है और वॉल्यूम उस प्रोपोर्शन से नहीं बढ़ा, ठीक है। लिक्विफाइज हो रही है क्योंकि वॉल्यूम उतना ही नहीं कम हो रहा है जितना टाइम होना चाहिए, लेकिन इसका हमें कोई ऐसा एविडेंस ही नहीं है क्वेश्चन के अंदर कि एब्जॉर्ब हो रही है नहीं हो रही। हो भी सकती है, लेकिन यहाँ पर हमें इसका आइडियल बिहेवियर ना होने से या प्रेशर और वॉल्यूम के चेंज ना होने से कोई इफेक्ट नहीं है। लिक्विफाई तब होती है जब आइडियल गैस नहीं होती और फॉलो नहीं करती। देखो लिक्विफाई तब होती है ना, अब रेल गैसेस क्या करती हैं, जब तुम उन्हें बहुत ज्यादा कंप्रेस करते हो ना रेल गैसेस को, तो वो लिक्विफाई होना शुरू हो जाती हैं। क्यों? रेल गैसेस के अंदर फोर्सेस तो होती है ना, जब वो दूर दूर होते हैं ना पार्टिकल्स, तो फोर्सेस वीक होती हैं,
जब तुम कंप्रेस करके उनको करीब ले आते हो ना तो फोर्सेस स्ट्रांग हो जाती हैं। एक टाइम आता है वो इतनी स्ट्रांग हो जाती हैं कि आपस में कंबाइन होकर लिक्विड बन जाती है। बट अगर आइडियल गैस होगी तो फिर वो कभी लिक्विफाई नहीं होगी। ठीक है, क्यों नहीं होगी? क्योंकि फोर्सेस, आइडियल गैस का कॉन्सेप्ट क्या है, फोर्सेस होती ही नहीं है। तो अब ये ऐसे है ना, मैं बच्चों को समझाता हूँ कि यार देखो, अगर ये दो लेट्स सपोज ऑब्जेक्ट्स हैं, मासेस हैं, ये अब इतनी दूर हैं, ठीक है, इनके दरमियान फोर्स नहीं है, तो मैं करीब लाऊंगा तब भी नहीं है। ठीक है, दूर करीब से क्या फर्क पड़ता है, फोर्स नहीं है तो नहीं है, करीब लाने से फोर्स क्रिएट थोड़ी हो जाएगी। लेकिन एक्चुअली रियल गैसेस में तो फोर्सेस होती हैं, तो वो दूर दूर होते हैं तो वो बहुत वीक होती हैं। आप जब जबरदस्ती उनको कंप्रेस करके करीब ले आते हैं तो फोर्स स्ट्रांग हो जाती है, कंप्रेस हो जाते हैं, ठीक है, लिक्विड बन जाते हैं। ठीक है, सो इसका आंसर इसलिए है। थर्ड का कोई एविडेंस नहीं है मेरे पास कि वो है या नहीं है, सो ओनली 1 and 2। डी है, ओनली 1 इज करेक्ट। अच्छा देखिए, ये बात अच्छा हो क्यों सकती है, क्योंकि अब मैं आइडियली जब वो बिहेव नहीं कर रहा ना, देखिए मैं वही आई वाज थिंकिंग कि ये 1 भी हो सकता है। देखिए, अगर वो आइडियली बिहेव नहीं कर रहा तो आइडियली बिहेव ना करने का मतलब है वो ये लॉ फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, अच्छा देखिए, हाँ ये बात भी हो सकती है। देखें, मैं आपको बता देता हूँ, सो ये पॉसिबली वो भी आंसर, आइडियली अगर वो बिहेव नहीं कर रहा, जो कि हमें पता ही नहीं कर रहा, आइडियली बिहेव नहीं कर रहा, ये हमने रेशो से पता लगा लिया। अब अगर वो आइडियली बिहेव नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, इसका मतलब है वो आइडियल नहीं है ना। तो टू कैन और कैन नॉट बी करेक्ट, यानी इस गिवन स्टेटमेंट से ना मैं 100% श्योर नहीं हूं कि टू, ये बात ये ठीक है। देखें, ये हो सकता है टू मे और मे नॉट बी करेक्ट। देखें, इसका आंसर आना वो चाहिए था ना, हमने क्या कहा था, इसका रेशो क्या आना चाहिए था, 4। लेकिन एक सेकंड रुक जाए, 4 नहीं आया। इसके दो पॉसिबल मतलब है ना, एक कि कंप्रेस होकर लिक्विफाई हो गई, लेकिन ये भी तो पॉसिबल है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ही नहीं। सर अगर ये 4 आ जाता तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती ना, और अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता तो इसका मतलब आइडियल होती, क्योंकि ये तो बॉयल लॉ है, और बॉयल लॉ का मतलब यही है कि अगर एक आइडियल गैस है तो वो सारे लॉज ओबे करेगी। ठीक है, सो ये बात ठीक है कि टू मे और मे नॉट बी करेक्ट। तो इसीलिए मैं इस गिवन डेटा से ना ये कोई 100% श्योरिटी से नहीं कह सकता कि टू करेक्ट होगा या नहीं होगा। ये जो वॉल्यूम उसका ज्यादा डिक्रीज हुआ है, ये इसलिए भी हो सकता है कि वो प्रोपोर्शनली नहीं डिक्रीज हो रहा, और ये इसलिए भी हो सकता है कि वो कंप्रेस होकर लिक्विड बन गया। सो ये बात ठीक है, हम सर्टेनिटी से नहीं कह सकते तो टू में नॉट, हम लोग सर्टेनिटी से नहीं कह सकते टू करेक्ट है या नहीं है। सर्टेनिटी से हम एक ही बात कर सकते हैं कि आइडियल नहीं है। ये बात सही है, आई अंडरस्टैंड दिस। सो हम ये कह रहे हैं डिक्रीजेस मोर देन 4 times मींस गैस इज नॉट आइडियल। डिक्रीज मोर देन 4 times जी, सो नहीं डिक्रीज है ना, मतलब डिक्रीज बाय 3 पॉइंट, मतलब आई मीन मोर से कहने का मतलब ये है कि 3 से ज्यादा, 4 से ज्यादा डिक्रीज हो गया ना, बट दैट्स व्हाट आई मीन टू से। 3 मतलब यार मैं उस कॉन्टेक्ट चले यार आप, ठीक है, यानी इसका जो डिक्रीज है वो डिक्रीजेस बाय 3.7 टाइम्स कह लें। ठीक है, आप मेरा कॉन्टेक्ट नहीं समझ चले, टाइम्स मींस गैस इज नॉट आइडियल। सर आइडियल होती तो पूरी 4 गुना कम होती। ठीक है, नॉट आइडियल। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग ना? देखिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये कंप्रेस हो के लिक्विड बनी है या नहीं बनी, आई कैन नॉट से बाय सर्टेनिटी। हो सकता है लिक्विड बनी भी हो सकता है ये आइडियल ना होने की वजह से 4 गुना डिक्रीज ना आया हो। ठीक है, सो सर्टेनिटी से बात सही है कि हम सिर्फ बनी कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ो, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 54। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 50 60 तक। कोई और सवाल? नहीं, 56 तो आपको कर लेना चाहिए। आपको वर्कआउट करके देखना है ना कि ये पीवी को एनआरटी के बराबर आ रही है नहीं आ रही, यही तो सवाल है। क्वेश्चन है ही यही कि आपको फिगर आउट करना है कि पीवी को एनआरटी के बराबर आ रही है नहीं आ रही। जी, किसी ने वर्कआउट किया है ये? ओके, लेट्स सी। सर आइडियल गैस की एक्चुअल इक्वेशन तो ये होती है ना, पीवी टू एनआरटी। अब उसने इनको रीअरेंज कर करके अलग अलग सिचुएशंस बनाई हुई हैं। उसने कहा हुआ है प्रेशर, वॉल्यूम, मोलर मास, डेंसिटी, कंसंट्रेशन के, तो उसने कहा है कौन कौन सा जो है ना वो अप्लाई हो सकती है। ये 1 हो सकती है अप्लाई,
क्या मॉडिफिकेशन है 1 के अंदर? डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम जी। तो अगर हम डेंसिटी को इसमें पुट इन कर लें तो मास किसकी जगह डेंसिटी पुट इन करूं पीवी को एनआरटी में? वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो वॉल्यूम हो जाएगी, वॉल्यूम हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी, राइट। अब ये वाली जो इक्वेशन है पीवी को एनआरटी, इसमें वॉल्यूम की जगह आप ये डाल दें, ठीक है। सो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है ना, सो आपने वॉल्यूम की जगह क्या पुट कर दिया? मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी इज इक्वल टू एन आर टी। रीअरेंज करके देख लें, वो इक्वेशन बन गई। सब्जेक्ट किसको बनाया हुआ उसने? पी को ना। सो अगर मैं पी को सब्जेक्ट बनाए रखूं तो मेरे पास, लेकिन उसमें एन नहीं है ना, हाँ नहीं, एन कहाँ है? मास अपॉन एमआर वाला, क्योंकि एम इज मोलर मास। जी, मास अपॉन एमआर करना पड़ेगा ना हमें, तो उसका स्मॉल एम भी तो आएगा फिर। ऐसे एम मोलर मास है ना, हाँ। ये जैसे डेंसिटी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अगर हम इसको इस तरह कर दें मास अपॉन वॉल्यूम, ये डेंसिटी का पूरा। हाँ, उससे कर दो तो उससे एम और एम कैंसिल हो जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स आ जाने चाहिए ना। एक सेकेंड, पीवी को टू एनआरटी आना चाहिए ना फाइनल आंसर। ये अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो डेंसिटी, एक मिनट रुक जाओ, मैं समझ गया आप जो कह रही हैं। आप कह रही हैं उसकी जगह आपने वो रिप्लेस कर दिया ना, डेंसिटी की जगह आपने, डेंसिटी की जगह आपने रिप्लेस कर दिया। अच्छा, एम इसमें मोलर मास है बाय द वे, और जो मास होता है ना स्मॉल एम होता है ये जी। इसमें स्मॉल एम डालना था ना, बस ये मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है, इनटू आर इनटू टी डिवाइडेड बाय एम, ठीक है। अगर मैं इसको m अपॉन m कर देता हूं तो ये रीअरेंज होके चला जाएगा, ये v नीचे जा सकता है ना, v, ये प्रेशर इक्वल टू हो गया ना, प्रेशर इक्वल टू दिस m अपॉन m किसके बराबर होगा? मोल्स। सो ये हो जाएगा p इज इक्वल टू मोल्स r t अपॉन v, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो p v इज इक्वल टू nRT। आ गई वो इक्वेशन। सो इसका मतलब है 1 तो करेक्ट है जी। 1 को अगर हमने रीअरेंज करके चेक किया तो ये वही इक्वेशन आ गई फिजिकल। इसी तरह आपको 2 और 3 को चेक करना पड़ेगा। तो कंसंट्रेशन क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। चेक किया आपने 2 को? 2 को चेक करके पी फिजिकल टू एनआरटी आ रहा है? नहीं आ रहा, ठीक है। और जब 2 नहीं आ रहा तो फिर वो 3 भी नहीं आ सकता। 2 को भी चेक कर लेते हैं। 2 नहीं आंसर आता ना, फिर 3 नहीं हो सकता। लेट्स चेक। पीवी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन RT अपॉन M। कंसंट्रेशन की जगह क्या पुट कर सकते हैं हम? कंसंट्रेशन की जगह मोल्स अपॉन वॉल्यूम। सर, मोल्स अपॉन वॉल्यूम इनटू R इनटू T अपॉन M। सो इसको मैं रीअरेंज कर दूंगा। PV इज इक्वल टू N R T अपॉन V M। सर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो नहीं आएगा ना, तो इसका जो आपके पास फॉर्मूला आ जाए वो नहीं आ सकता ना। पीवी को टू एनआरटी किसी भी तरह नहीं ला सकते तुम लोग इसको, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि नॉट पॉसिबल। जब ये नॉट पॉसिबल होता है तो ऑप्शन एक ही रह जाता है मेरे पास, ठीक, एक ऑप्शन एक ही रह जाता है। चलो समझ में आ गया ये जी? बेटा एक एक करके करेंगे ना, सब्र करो, रिलैक्स करो। अच्छा ठीक हो गया, ये सबको क्लियर है? चलो अभी रह गया है 58। 58 में क्या मसला है? 58 का आंसर बताइए भाई, किसने किया ये आप में से?
क्या घर से सॉल्व करके नहीं लाया तुम लोग सवाल? क्या होगा 58 का आंसर? वजह बताएं। उसने कहा क्योंकि मार्किंग में लिखा हुआ है। अच्छा, 1 mole of an ideal gas occupies the same volume under same condition. सर ये तो एवोगाड्रोस लॉ है ना, हमने कहा था 1 mole of any gas at, आपको वैसे भी याद है, at RTP occupies 24 dN³, तो 1 तो अपेरेंटली बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, किसी भी आपने बचपन से पढ़ा ना, 1 mole of any gas at RTP occupies a volume of 24। अच्छा, 2, density of an ideal gas at constant pressure is inversely proportional to temperature। सर आप इसमें डेंसिटी वर्कआउट कर लेना, मास अपॉन वॉल्यूम से आप जरा डेंसिटी को वर्कआउट कर लें और देखें तो उसका रिलेशनशिप क्या आ रहा है उससे निकाल के। तो कैसे मास अपॉन वॉल्यूम कैसे इंट्रोड्यूस कराएं? मास कांस्टेंट रहेगा। नहीं, देखें, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। मास को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब जरा देखें, सो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है ना, ठीक है। मैं क्या करूंगा, इसको पीवी इज इक्वल टू एम अपॉन एम आर आरटी कर दूंगा। एन की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, ऊपर देखो एन की जगह मैंने क्या किया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू आर इंटू टी अपॉन एम आर। ठीक है। अच्छा, हमारा वो क्या है, उसने कहा है डेंसिटी ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इज इट? कैसे नहीं है बताएं? उधर जाके इनवर्सली नहीं हो जाएगा? नहीं होगा सर, नहीं होगा। अगर यहां से तुम v और v को कैंसिल कर दो, ठीक है, इसको सब्जेक्ट बनाओ, तो ये मैं डेंसिटी को सब्जेक्ट बना देता हूँ। सो डेंसिटी अगर सब्जेक्ट बन गई तो ये हो जाएगा p अपॉन इंटू एम आर अपॉन आर टी। ठीक है सर, अब मुझे बताइए, प्रेशर कांस्टेंट है, एम आर कांस्टेंट है और आर तो है ही कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट हो गया ना। तो जब ये कांस्टेंट हो गया तो डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो इसका मतलब है 2 भी करेक्ट है। ठीक है। सी क्या है? 3, द वॉल्यूम ऑफ द मास ऑफ अ गैस इज डबल्ड इफ द टेम्परेचर, नहीं सर, सेल्सियस में है टेम्परेचर। सर अगर ये सेल्सियस की जगह केल्विन में होता ना तो फिर ये मेरा आंसर सही होता। केल्विन में मैंने आपसे कहा था वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, लेकिन मैं लिखवाया था इन केल्विन्स। ठीक है, ये डबल तो हो रहा है बट इन सेल्सियस, इन डिग्री सेल्सियस, नॉट इन केल्विन्स। अगर ये केल्विन होता ना 25 केल्विन तो फिर आंसर सही होता। ठीक है, ये इसलिए गलत हो गया। ठीक है, सेल्सियस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता, केल्विन के साथ होता है। ओके, चलें, यहाँ तक हो गया, ये तकरीबन हो गए सारे। कल अब हम रिडॉक्स के और उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो ये मैं